ब्रेक के बाद आपको एक दफ़ा पे खुशामदीद करते हैं। इस वक्त हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी स्टॉक मार्केट की। स्टॉक मार्केट में आज इस साल का पहला आईपीओ हो रहा है इंटरनेशनल स्टील लिमिटेड का, और कमाल साहब जो कि चेयरमैन हैं इंटरनेशनल स्टील लिमिटेड के, वो इस वक्त बेल बजाने वाले हैं। ये तकरीब जारी है, तो पहले थोड़ी सी हम ये तकरीब देख लेते हैं। हाँ सर, ठीक है फैसल भाई, ओके। नवी कंपनी आ गई, आवाज़ में बता दीजिए। हाँ बताओ, कट कर दिया। जी नाजरीन, जैसे कि आपने देखा कि कराची स्टॉक एक्सचेंज में इस साल का पहला आईपीओ जो है उसके हवाले से आपने एक तकरीब देखी, जिसके अंदर पाकिस्तान इंटरनेशनल स्टील के जो चेयरमैन हैं कमाल साहब, उन्होंने जो है बेल बजाई है। और ये हमेशा की तरह आप देखते हैं कि जब भी कोई एक नया आईपीओ होता है, कोई भी कंपनी लिस्टेड होती है कराची स्टॉक एक्सचेंज में, तो ये एक रवायती तरीका होता है कि बेल बजाई जाती है, और ये बेल बजाई गई। और इस हवाले से आपको हमने ये मनाजिर भी दिखाए कि कराची स्टॉक एक्सचेंज में इस वक्त क्या सूरत हाल थी। अब दोबारा से अपने प्रोग्राम की तरफ चलते हैं, और प्रोग्राम के हवाले से मैं आपको बताता चलूँ कि जिस स्क्रैप के ऊपर मैं खड़ा हुआ हूँ, यानी कि ये वो मार्बल के पीसेज हैं जो यहाँ पे हम देखते हैं कि स्क्रैप की शक्ल इख्तियार कर देते हैं, लेकिन ये स्क्रैप जो है सस्ता नहीं होता है। ये भी अगर हम देखें तो 4000 रुपये के हिसाब से जो है ये फ़रोख्त किया जाता है, और इस छोटे छोटे जो टुकड़े होते हैं इनसे भी बहुत सारी चीज़ें बनती है। और हम कोशिश भी कर रहे हैं कि इंटरनेशनल स्टील लिमिटेड के जो चेयरमैन हैं कमाल शोएब साहब, उनसे हम बात भी कर सकें, उनसे हम पूछते हैं कि जनाब उनकी जो कंपनी लिस्ट हुई है इससे कुछ सरमायाकारों को भी कोई फ़ायदा होगा या नहीं होगा, और लिस्टेड होने के बाद उनकी कंपनी के जो फ्यूचर प्लान्स हैं वो क्या है। तो ये सवाल से हम उनसे ही बात करेंगे, और साथ ही साथ हम मार्बल इंडस्ट्री के ऊपर अपनी बातचीत का सिलसिला भी जारी रखेंगे और पूछेंगे कि मार्बल इंडस्ट्री का जो सबसे बड़ा मसला, जैसे कि आपको पता है कि सनाउल्लाह साहब ने हमें बताया कि पानी का मसला जो है वो सबसे बड़ा दरीना मसला है। और साथ ही साथ पहले तो पानी का मसला था ही था, लेकिन अब साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि एक और मसला भी आ गया है, और वो है बिजली का। और बिजली का बुहरान की वजह से उनका काम जो है वो बहुत ज़्यादा शदीद मुतासर हुआ है। 100 मिलियन का हदफ रखा गया है, लेकिन उसके बाद जो है, उसके बावजूद जो है हम देख रहे हैं कि रियलिस्टिक ये फिगर नहीं नज़र आ रहा। और क्योंकि रियलिस्टिक फिगर नज़र नहीं आ रहा, इस वजह से हम देख सकते हैं कि शायद $100 मिलियन की जगह जो एक्सपोर्ट हो वो सिर्फ और सिर्फ $50 मिलियन ही रहे। दोबारा सनाउल्लाह साहब के पास चलते हैं, उनसे अपनी बातचीत का सिलसिला वहीं से शुरू करते हैं। सनाउल्लाह साहब, जैसे कि आप ब्रेक से पहले बता रहे थे कि जो एक्सपोर्ट है वो $100 मिलियन का रखा गया हदफ, आप क्या समझते हैं हाफ भी कर पाएंगे आप? इंशाल्लाह आपसे मेरी उम्मीद है कि हम जो ना 55 से 60 मिलियन पे पहुंच जाएंगे, क्योंकि हम 10 महीनों के अंदर जो ना $43 मिलियन कर चुके, जो 80% पिछले साल से ज़्यादा है जो ना। और अगर ये हमारे मसले मसाइल ना हो माइनों के, बिजली के और लॉ एंड ऑर्डर के, तो मुझे उम्मीद है कि हम जो ना 100 नहीं तो कम से कम 80-90 पे आ जाते हैं आराम से जो ना। ठीक है। और नेक्स्ट ईयर का हमने जो हमारे अपने मेंबर्स हैं, हमने उनको जो ना 100 मिलियन का दोबारा दिया हुआ है टारगेट नेक्स्ट ईयर के लिए, 2011-12 के लिए हमने उनको दिया हुआ है। और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि हम इसको अचीव करने की कोशिश करेंगे। और मैं आपको एक और बात बताऊं कि इस अचीवमेंट में हमारे साथ ना कोई सूबाई हुकूमत, ना फेडरल गवर्नमेंट, ना किसी इदारे की हमारे साथ सपोर्ट है, बल्कि मेरे ख्याल में अपनी मदद आपके तहत ही आप चल रहे हैं। फारूक साहब, मैं चाहूँगा कि आप भी मेरे साथ यहाँ पे बैठ जाएं और फारूक साहब से ही बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। फारूक साहब, मैं आपसे ये पता करना चाहूँगा कि जैसे आपने बात सुनी सनाउल्लाह साहब की भी, उनका ये कहना था कि कोई सपोर्ट मिलती हुई नज़र नहीं आ रही। जब आपको कोई सपोर्ट नहीं मिल रही तो आपका सर्वाइवल भी अल्टीमेटली मुश्किल हो जाता है। ऐसी सूरत में जब ये बरामद भी आप आराम से उनसे बढ़ा सकते हैं, तो क्यों हुकूमत तवज्जो नहीं देती? एग्जैक्टली सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूंगा आपका CNBC पाकिस्तान का कि कोई तो है जिसने हमारे ये प्रॉब्लम्स को एड्रेस किया है। हमारे मार्बल इंडस्ट्री में जैसे सनाउल्लाह साहब ने आपको बताया कि एक नहीं बेतहाशा मसाइल हैं। सबसे पहले जिसमें ये आपका इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम है, उसके अलावा रॉ मटेरियल की सप्लाई का है, इधर इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रॉब्लम है, हमारे पास लोकल लॉ एंड ऑर्डर के प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं जिनके छोटे छोटे फैक्टर्स जो हैं वो हमें भरपूर तरीके से हमारी एक्सपोर्ट नहीं करने देते। जितने हमारे पास रिज़र्व हैं उस हिसाब से अगर हम
सही तरीके से अपनी मार्बल को एक्सपोर्ट करें तो $2 अरब हम पर ईयर इससे रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। $2 अरब यहाँ तो, लेकिन मसला ये है कि $100 मिलियन भी हम कंप्लीट नहीं कर पा रहे, वही हदफ हम अचीव नहीं कर पा रहे। जब इस तरह की बात नज़र में आती है हमारी कि हम अचीवमेंट तो हम बहुत सारी कर सकते हैं, ऐसी बात आपने फ्यूचर प्लानिंग भी की होगी। आप क्या समझते हैं अगर हुकूमत थोड़ी सी तवज्जो दे दे इस इंडस्ट्री के ऊपर तो क्या हदफ जो है, हम जो रियलिस्टिक हदफ है आइंदा 5 सालों में अचीव कर सकते हैं? देखिए, हमने पिछली गवर्नमेंट में 2006 में हमारे लिए कराची मार्बल सिटी अप्रूव हो चुकी थी और इस गवर्नमेंट में भी इसके ऊपर काम हो रहा है। उसका मास्टर प्लान बन चुका है और इंशाल्लाह करीब जो ना उसका इफ्तिताह होगा। हमारा ख्याल ये था कि अगर हमें मार्बल सिटी मिल जाती है तो मार्बल सिटी का मतलब ये है कि हम एक प्रॉपर जगह पे आ गए ना तो हमारे बिजली के और दूसरे मसले भी हल हो गए। क्योंकि मुझे जब हमारी मार्बल सिटी अनाउंस हुई थी तो मुझे बहुत से इंटरनेशनल कंपनियों ने जो इलेक्ट्रिसिटी का नाम है उन्होंने कहा हम प्लांट लगा के आपको देंगे और वो काफ़ी उन लोगों ने मुझे जो ना अप्रोच किया था। तो इंशाल्लाह मुझे बहुत उम्मीद है कि जब हमारी मार्बल सिटी जो नादन बाईपास पे अप्रूव हो चुके हैं, इस वक्त तो 300 एकड़ है, पहले 1000 एकड़ थी, अब 300 एकड़ पे अप्रूव हुई है। इंशाल्लाह जैसे उसका इफ्तिताह होता है, हमारा ये ख्याल था कि अगर हमें 2006 में जो इसका अनाउंस किया था और इसके ऊपर तकरीबन डेवलपमेंट में और हमारी वहाँ पे मशीनरी फैक्ट्रियाँ लगने में तकरीबन 3 साल लगते हैं। तो मैंने उस वक्त ये कहा था कि इंशाल्लाह हम 2015 में $500 मिलियन पे पहुँच जाएंगे जो ना। और मुझे अभी भी उम्मीद है क्योंकि ये जो इस वक्त हम 43 मिलियन डॉलर या 55 मिलियन डॉलर पर इंशाल्लाह जाएंगे तो ये इंडस्ट्री एक्चुअल एक्सपोर्ट के लिए नहीं थी, ये जो ना लोकल कंजम्पशन के लिए। ये बिल्कुल एक नई बात है कि ये एक्सपोर्ट के लिए इंडस्ट्री थी नहीं, बल्कि ये लोकल कंजम्पशन जो थी उसी को पूरा करने के लिए थी। जी, असल में ऐसा था कि पहले हमारे यहाँ जो कॉन्सेप्ट ये था कि हम जो ना हमारी एक्सपोर्ट जो है वो ज़्यादातर में अमेरिका और यूरोप होती थी। अब पिछले 3-4 साल से हमारी अमेरिका और यूरोप जो एक्सपोर्ट है वो तकरीबन जो ना 10% हो गई है। अभी भी जो 43% की हमारी एक्सपोर्ट है उसका 10% हमारा एक्सपोर्ट हुआ है और बाकी जो है हम मिडल ईस्ट, चाइना और ईस्ट यूरोप की तरफ जो ना हम नई मार्केटें देख रहे हैं और मिडल ईस्ट हमारा बहुत मिट्टी जा रहा है। तो मिडल ईस्ट में मिट्टी जाने से ये फ़ायदा हमें हो गया कि हमारी जो लोकल इंडस्ट्री है वो भी क्वालिटी का माल तैयार करके कमर्शियल ग्रेड जो है वो एक्सपोर्ट कर रही है। अच्छा यार नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि ये जो मार्बल जब निकलता है तो कितने रॉ फॉर्म में होता है, कितनी खूबसूरत और दीदा बेस इसको जो है स्टाइल दे दिए जाते हैं। आप देख सकते हैं कि ये वही चीज़ें हैं जो हम मुख्तलिफ जगहों पे देखते हैं। ये शो पीस की सूरत में होता है, घर के टाइलों की सूरत में होता है। अच्छा सर, मैं आपसे थोड़ी सी एक बात ये पूछना चाहूँगा सनाउल्लाह साहब कि हमने नॉर्मली ये देखा है कि एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन बनाया इसलिए क्या था कि जो भी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज़ हैं वो वहाँ पे आएँ ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा जो है फ़ायदे दिए जाते हैं। तो क्यों आप इतना इंतज़ार करते रहे मार्बल सिटी की तरफ? आपको तो चाहिए था कि एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन की तरफ चले जाते तो आप फ़ायदा उठा सकते थे। नहीं, ऐसा है कि एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन जो है ना एक्चुअल हमारा जो ना वो जिस एरिया में उधर हमारी एक फैक्ट्री लगी हुई है, पिछले 4 साल से लगी है, बिल्कुल जदीद किस्म की मशीनें उसमें लगी हुई है, लेकिन वो बंद पड़ी हुई है। उसकी वजह यह है कि रॉ मटेरियल जो हमेशा जो ना जो मार्बल इंडस्ट्री है ये माइनों की तरफ चलती है, यानी माइंस की तरफ से जो रॉ मटेरियल इसका आता है तो इसमें माइन के ऊपर भी चाहे आप जितनी भी लेटेस्ट इक्विपमेंट लगा लें फिर भी इसमें लॉस होता है। और इसके बाद फिर जब आप ये हमारे पास यहाँ इंडस्ट्री में पहुँचते तो इंडस्ट्री में भी क्योंकि जब इसको हम साइज़ में लेकर आने के एक शेप में लाने के लिए तो उस वक्त भी ये 30% से लेके 45% तक लूज़ करती है। तो इसलिए हमें जो ना हमने हमेशा जो ना ये कहा कि हमें सिंध और बलूचिस्तान के बॉर्डर पे दिया जाए, क्योंकि बलूचिस्तान में जो मटेरियल मौजूद है इस वक्त जो टोटल दुनिया में एक्सपोर्ट हो रही है और उसकी जो रिक्वायरमेंट है तो उसमें 60% बेज कलर है। तो बेज कलर अल्लाह का फजल से हमारे पास पंजाब में भी है, सिंध में भी है और बलूचिस्तान में तो बेतहाशा है। और बेज कलर की आप कह रहे हैं कि डिमांड बहुत ज़्यादा है, इसकी क्या वजह है बेज कलर की डिमांड में? एक्चुअल ये जो पीछे आपको जैसे नज़र आ रहा है जो इसका बेस है ये बेज कलर है, ये जैसे आपको टोटल तकरीबन मटेरियल नज़र आता है बेज कलर। बेज कलर जो है लाइट कलर होता है, इसको फ्लोरिंग में लगा सकते हैं आप, और जो कलर्ड मार्बल होता है तो उसको आप जो ना सीढ़ियों के ऊपर, टेबल टॉप, किचन टॉप खूबसूरत ज़्यादा बना सकते हैं। उस में आप बॉर्डर में डिज़ाइनिंग में दे सकते हैं, क्योंकि उसकी वजह से डार्क
जो है ना दुनिया में फ्लोरिंग के लिए कम इस्तेमाल होता है। ठीक है। अच्छा, यहाँ मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पे आपसे सनाउल्लाह साहब, मैं ये आपसे सवाल करना चाहूँगा, एक छोटा सा मार्बल का पीस है। अब कहने को ये बिल्कुल हमारे यहाँ स्क्रैप हो जाता है, लेकिन अगर चीनियों के हाथ में हम दे दें तो ये इसको इतनी खूबसूरत शक्ल देंगे, इसको इतने महंगे दामों में फ़रोख्त कर देंगे और लोग लेने के लिए भी तैयार होंगे। तो हम क्यों इस तरह ये अपनी तमाम चीज़ें वेस्ट कर देते हैं? हम क्यों इस पर काम नहीं कर रहे? हमारे यहाँ हुनरमंद हाथों की कमी तो नहीं है? देखिए, ये मैंने पहले फेडरल गवर्नमेंट को भी पिछले 3-4 साल पहले उनके साथ मेरी मीटिंगें हुए हैं, उनके साथ हमने बात की कि अगर हमारे यहाँ ये जो इस वक्त कराची, सिर्फ कराची के अंदर ये जो 350 फैक्ट्रियाँ हैं, इसके अंदर तकरीबन रोज़ाना ये वेस्टेज 2500 टन निकलता है। 2500 टन, यानी कि डेली का वेस्टेज आप कह रहे हैं? निकलता है, और इस वेस्टेज को हम टिकाने लगाने के लिए पैसे देते हैं, जबकि हमारे बिल्कुल बराबर में सीमेंट फैक्ट्री थी, तो मगर वो सीमेंट फैक्ट्री ख़त्म हो गई। अब वहाँ पे रिहायशी मंसूबा बन रहा है, इंडस्ट्री को हमारे लोग ख़त्म कर रहे हैं, उसी जगह रिहायशी वो कर रहे हैं। तो इसका दुनिया का बेहतरीन सीमेंट बन सकता है। ये पोल्ट्री फीड में इस्तेमाल होता है। ये अच्छा, पोल्ट्री फीड में किस तरह इस्तेमाल हो सकता है? ये ज़रा थोड़ा जो ना इसका पाउडर इस्तेमाल होता है ये पेंट में, यानी ये 95% इसमें जो ना ऐसी चीज़ें हैं कि जो खाने पीने की चीज़ों में इस्तेमाल हो सकती है जो ना। अच्छा, ये बड़ी हैरत अंगेज़ बात है, क्योंकि नॉर्मली यहाँ पे हमारे व्यूअर्स भी जो देख रहे होंगे उनको अक्सरियत को नहीं पता होगा कि इसका जो पाउडर बनता है वो पोल्ट्री फीड में भी इस्तेमाल होता है, पेंट में इस्तेमाल होता है, पोल्ट्री फीड में इस्तेमाल होता है, और टेलकम पाउडर में होता है। बेतहाशा इसके वो हैं। और ये जो आप छोटे छोटे पीस देख रहे हैं, जिसके मैंने आपको बताया था, ये मोज़ाइक दुनिया में इस वक्त इसकी काफ़ी डिमांड है, और हमने गवर्नमेंट को प्रपोजल भी दिए कि हम औरतों को, मर्दों को, बच्चों को इस काम पे अगर हम लगाएं और ख़ास तौर पे हमारे जो जेल हैं, हम के जेल में जो हमारे लोग हैं उनको भी हम बहुत कुछ काम कर सकते हैं। यहाँ पे लेनी हमें छोटी ब्रेक के बाद हम आएंगे कि ये छोटे छोटे जो टुकड़े हैं मार्बल के, ये किस काम आ सकते हैं। तो कहीं नहीं जाइए, देखते रहिए पहला सौदा।